सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स लक्ष्य 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना का AY4.2 वेरिएंट। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स संघ ने कहा कि कोविड-19 के नए AY4.2 वेरिएंट की तीव्रता सभी चिंताजनक वेरिएंट्स की तीव्रता की 0.1% से कम है और इस बार ये इतनी चिंताजनक नहीं है। कोरोना का AY4.2 वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। प्रमुख बिंदु AY4.2 क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन बनाएगा AY4.2 किसकी वेरिएंट है, तो ये कोरोना की वेरिएंट है। असल में डेल्टा वेरिएंट के एक सब टाइप का प्रस्तावित नाम है। ये डेल्टा वेरिएंट का ही एक प्रस्तावित नाम है। इसे दुनिया भर के कई देशों में पाया गया है। इसे स्पाइक प्रोटीन में 2 म्यूटेशन Y145H और A222V, इसका म्यूटेशन के बारे में बताया गया है। 2 म्यूटेशन का नाम यहाँ पे Y145H A222V। एक्सपर्ट्स के अनुसार दोनों म्यूटेशंस कई अन्य लिनिएज में भी मिले हैं, मगर उनकी फ्रीक्वेंसी कम रही है। जुलाई 2021 में यूके के एक्सपर्ट्स ने AY4.2 की पहचान की है। यूके का एक्सपर्ट्स AY4.2 की पहचान की है, जो कि डेल्टा वेरिएंट का सब टाइप है। एक अनुमान के मुताबिक इस नए सब टाइप की यूके के नए मामलों में 8 से 9% की हिस्सेदारी है। यूके में जितना मामला है उसमें 8 से 9% हिस्सेदारी किसकी है, AY4.2 की। अगला टॉपिक है, अगला लाइन है इंसाकॉग INSCOG। इंसाकॉग देश की 28 प्रयोगशालाओं का संघ है। इंसाकॉग एक संघ है जिसमें 28 प्रयोगशाला सम्मिलित है, जिसे कोविड-19 के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस में जीनोम उत्परिवर्तन पर निगरानी के लिए दिसंबर 2020 में गठित किया गया था। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन पूरे भारत में काम करता है। ये कहाँ काम करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन पूरे भारत में काम करता है। नेक्स्ट है टाइम फॉर इंडिया ड्राइव। स्वीडन द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रोत्साहन कार्यक्रम के रूप में टाइम फॉर इंडिया अभियान शुरू करने की तैयारी में है। टाइम फॉर इंडिया एक अभियान है। ये स्वीडन द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रोत्साहन कार्यक्रम के रूप में शुरू करने की तैयारी में। इस टाइम फॉर इंडिया अभियान कौन शुरू कर रहा है? स्वीडन। किस लिए शुरू कर रहा है? तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। व्यापार कैसा व्यापार? तो द्विपक्षीय व्यापार। तो स्वीडन द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चला रहा है, उसके अभियान की तैयारी में है। उसका नाम क्या है? टाइम फॉर इंडिया अभियान। आगे चलिए। इसके तहत स्वीडन में प्रवेश के लिए टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये जो टाइम फॉर इंडिया अभियान है स्वीडन के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें इंडिया के लोग जब स्वीडन जाएंगे तो उसमें टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कोई क्वारंटाइन व्यवस्था होगी, यानी कि आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन यात्रियों को आगमन पर एक कोविड-19 परीक्षण कराना होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि आप स्वीडन जाते हैं तो टाइम फॉर इंडिया अभियान जो स्वीडन चलाया है, इसके अनुसार आपको किसी भी टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ जाइए, आपको टीका पड़ जाएगा और आपको क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा। आराम से आपको जो आम नागरिक को व्यवस्था मिल रही है वो आपको दी जाएगी। और इसके अलावा आपको एक काम यहाँ पे आपको करना होगा, जो कि कोविड-19 का परीक्षण आपको टेस्ट करवाना होगा आपको यात्रा के दौरान। ठीक है। इसका उद्देश्य भारत में स्वीडिश कंपनियों और स्वीडन में भारतीय कंपनियों के लिए उपलब्ध कई अवसरों को संबोधित करना है। उद्देश्य समझ गए? स्वीडन की कंपनियां और भारत की कंपनियां जो द्विपक्षीय व्यापार है, इसको थोड़ा सरलता रूप प्रदान कर रहा है यहाँ पे।
पंढरपुर तीर्थ, एक तीर्थ का नाम बताया जा रहा है, पंढरपुर तीर्थ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर के संपर्क में सुधार लाने के लिए 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। पंढरपुर शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कहा, इनका उद्देश्य यहाँ पे क्या था, तो 2 सड़क परियोजनाओं का आधारशिला रखे थे यहाँ पे, ठीक है, इस शहर के संपर्क में सुधार लाने के लिए। आगे देखिए, उन्होंने श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजा पालकी मार्ग के 5 खंडों और श्री संत तुकाराम जी महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों को 4 लेन में बनाने की शिलान्यास किया है। यानी कि सड़क का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है यहाँ पे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पालकी यानी कि पालकी के लिए समर्पित पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। पैदल मार्ग भी बनाए जाएंगे ताकि भक्तों को परेशानी ना हो और उन्हें सुरक्षित रास्ता उपलब्ध हो सके। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक सुविख्यात तीर्थ स्थान है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पंढरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या है? तो एक तीर्थ स्थान है। भीमा नदी के तट पर बसा है। पंढरपुर जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भीमा नदी। भीमा नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ? पंढरपुर के तट पर। भीमा नदी के तट पर पंढरपुर बसा हुआ है। आगे देखिए, यह तीर्थ स्थल सोलापुर जिले में अवस्थित है। जो पंढरपुर तीर्थ स्थल है ये कहाँ अवस्थित है? सोलापुर जिले। कहाँ का सोलापुर जिला? महाराष्ट्र का। आषाढ़ के महीने में यहाँ करीब 5 लाख से ज़्यादा हिंदू श्रद्धालु प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा में भाग लेने पहुँचते हैं। आषाढ़ के महीने में यहाँ श्रद्धालुगण पहुँचते हैं। तो पंढरपुर समझ गए। अगला टॉपिक है पापीकोंडा नाव सेवा। पापीकोंडा नाव सेवा। आंध्र प्रदेश सरकार पापीकोंडा पहाड़ी श्रृंखला में नाव संचालन फिर से शुरू करने की तैयारी में है। पापीकोंडा जो नाव सेवा है वो किस सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में सरकार ने पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों से कम 25 नौकाओं को संचालित करने की अनुमति दी है। 25 नौकाओं को अनुमति दे दी गई है गोदावरी जिलों में। पंढरपुर से आगे देखिए, प्रमुख बिंदु 2019 में पूर्वी गोदावरी एजेंसी के कच्छूलूरू में एक नाव दुर्घटना में 46 यात्रियों की मौत के बाद पापीकोंडा के लिए नौका विहार सेवाएं रोक दी गई थी। जो नौका विहार जो सेवाएं थे, मतलब नाव के द्वारा घुमाना फिराना, तो ये यात्रियों 46 यात्री बैठे हुए थे। एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें 46 यात्रियों की मौत हो गई थी। ये कब हुआ था? 2019 में। इसी को मद्देनज़र पापीकोंडा के लिए नौका विहार सेवाएं को स्थगित कर दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिर से शुरू करने की बात की गई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पापीकोंडा नाविक सेवा। आगे देखिए, सिंगानपल्ली और पापीकोंडा पहाड़ी श्रृंखला के बीच नाव सेवा का एक परीक्षण किया गया है। एक परीक्षण भी किया गया है, टेस्टिंग किया गया है और यह सफल रहा है, जिससे अधिकारियों को 2 नाव सेवाओं हरीथा और सर आर्थर कॉटन को चलाने के लिए सक्षम बनाया है। हरीथा और सर आर्थर कॉटन ये क्या है? 2 नाव सेवाएं हैं। इसे चलाने के लिए सक्षम बनाया गया, अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो सिंगानपल्ली और पापीकोंडा के बीच पहाड़ी की श्रृंखला के बीच नाविक सेवा का एक बार परीक्षण किया गया। हारीथा और सर आर्थर कॉटन नाम का 2 नाविक सेवाएं हैं, इसको संचालित किया गया है। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका, पापीकोंडा नाविक सेवा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। चलिए, राजकुमारी माको। हाल ही में जापान की राजकुमारी माको ने कई कोमोरो जो कि एक समान परिवार से आते हैं उनसे विवाह कर लिया है। इसके साथ ही राजकुमारी ने शाही परिवार का दर्जा भी छोड़ दिया है। ठीक है, उसने कहा कि उसके नए पति के बारे में गलत रिपोर्टिंग उसे बहुत डर, तनाव और उदासी का कारण बना दिया था।
उल्लेखनीय है कि माको जापान के पूर्व सम्राट अकिहितो की पोती है। ठीक है, उनकी उम्र 29 साल है। उन्होंने साल 2017 में अपने दोस्त कोमोरो से सगाई रचा ली थी। कोमोरो समान बैकग्राउंड से आते हैं। ये शादी कोमोरो के परिवार में हुए विवाद के कारण 4 साल से अटकी हुई थी। चलिए, कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंडिया के जो स्टेट पीसेस है उसके लिए ये न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं। डेनियल ओर्टेगा हाल ही में निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछेगा, डेनियल ओर्टेगा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? निकारागुआ के। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? निकारागुआ। निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन है? डेनियल ओर्टेगा, जिसने हाल ही में चौथी बार जीत हासिल की है। प्रमुख बिंदु। देश की सुप्रीम इलेक्टोरल काउंसिल के आधिकारिक आंशिक परिणाम के अनुसार 49% मतदान केंद्रों में मतपत्रों की गिनती के साथ श्री ओर्टेगा को 75% वोट मिला है। 49% मतदान केंद्र में मतपत्रों की गिनती के साथ 75% वोट हासिल किया है। क्या नाम है इसका? ओर्टेगा। पूरा नाम क्या है? कौन सा ओर्टेगा? डेनियल ओर्टेगा। कहाँ के राष्ट्रपति? निकारागुआ के। कितना प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं? 75%। जीत हासिल किए हैं चौथी बार। चलिए, कोकोन अगला टॉपिक है। कोकोन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने 12 नवंबर 2021 को केरल पुलिस द्वारा आयोजित वार्षिक साइबर सुरक्षा और हैकिंग सम्मेलन कोकोन 2021 का उद्घाटन किया है। कोकोन 2021 का उद्घाटन किसने किया? किसने किया था? बिपिन रावत ने। बिपिन रावत अभी शहीद हो चुके हैं, यानी कि उनकी अंतिम संस्कार हो चुकी है। हवाई क्रैश किया था, विमान क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन ये जो न्यूज़ है 12 नवंबर 2021 का न्यूज़ है, और उस समय का ये न्यूज़ में ये बने थे। और चीफ स्टाफ बिपिन रावत कोकोन 2021 का उद्घाटन किए थे, और ये केरल पुलिस द्वारा आयोजित वार्षिक साइबर सुरक्षा और हैकिंग सम्मेलन था। प्रमुख बिंदु। कोकोन 2021 वार्षिक साइबर सुरक्षा और हैकिंग सम्मेलन है। इसका आयोजन केरल पुलिस द्वारा किया जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन इम्प्रोवाइज, एडेप्ट एंड ओवरकम थीम के तहत लिया गया था। कोकोन एक 13 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसे गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने, प्रदर्शित करने, समझने और जागरूकता फैलाने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया। इसका उद्देश्य, कोकोन का जो उद्देश्य है, जांच एजेंसियों, अनुसंधान संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के नेताओं सहित कई कॉरपोरेट और सरकारी संगठनों को एक मंच प्रदान करना है। इक्वाडोर में आपातकाल की घोषणा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने 19 अक्टूबर 2021 को हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। मामला क्या है? इक्वाडोर वर्तमान में हिंसक अपराध और घातक जेल दंगों में वृद्धि से जूझ रहा है। इक्वाडोर वर्तमान में हिंसक अपराध और घातक जेल दंगों की वृद्धि से जूझ रहा है। इक्वाडोर की सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी और इसके सेवन को अंतर्निहित कारणों और समस्या के रूप में इंगित किया है। मादक जो तस्करी है और इसका जो मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, इसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हिंसक अपराध और घातक जेल दंगों। आपातकालीन उपाय के तहत सशस्त्र बल और पुलिस बल अन्य कार्यों के साथ साथ हथियारों की जांच, निरीक्षण, 24 घंटे गश्ती और नशीली दवाओं की खोज करने के लिए मिलकर काम करेंगे। यहाँ आपातकालीन उपाय के तहत जो सशस्त्र बल हैं, पुलिस बल हैं, ये सब हथियार की जांच करेंगे, निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, 24 घंटे गश्ती मारेंगे और नशीले दवाओं की खोज करेंगे। और इस प्रकार से जो समस्या है इक्वाडोर में, इसे दूर करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। मैनी पैक्यू अगला टॉपिक है। मैनी पैक्यू
हाल ही में दिग्गज बॉक्सर मैनी पैकियाओ, ठीक है, ने फिलीपींस के राष्ट्रपति पद के लिए अगले साल होने वाले चुनाव में लड़ने का फैसला किया है। मैनी पैकियो कौन है? तो ये एक बॉक्सर है। कहाँ का बॉक्सर है? फिलीपींस का बॉक्सर है। क्या करने जा रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है। प्रमुख बिंदु, मैनी को बॉक्सिंग की दुनिया में पैक मैन के नाम से जाना जाता है। पैकमैन किसे पैकमैन कहा जाता है? मैनी को। मैनी पैक्यू को पैकमैन के नाम से जाना जाता है। पैकमैन किस जगह से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पैकमैन किस जगह से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। पैकमैन किसको पैकमैन कहा गया है? तो मैनी पैक्यू को। क्या करने जा रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है। कहाँ? तो फिलीपींस में। आगे देखिए, वो 8 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। वह पहले बॉक्सर थे जिन्होंने 5 बार लिनियल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इन्होंने लिनियल चैंपियनशिप का भी खिताब जीता है। यह फ्लाईवेट, फेदरवेट, लाइटवेट और वेल्टरवेट की कैटेगरी में खिताब जीतने वाले पहले बॉक्सर हैं। साल 2019 में उन्होंने वेल्टरवेट कैटेगरी में खिताब जीता था। वह ऐसा करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है भारतीय खगोलीय वेधशाला हनले क्या है? तो भारतीय खगोलीय वेधशाला है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया कहाँ है? हनले में। हनले कहाँ है? लद्दाख में। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाल के एक अध्ययन के अनुसार लद्दाख में लेह के पास हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO विश्व स्तर पर होनहार वेधशाला स्थलों में से एक बन रहा है। विश्व स्तर पर एक अच्छा वेधशाला तैयार किया जा रहा है हनले में, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। आगे देखिए प्रमुख बिंदु, लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। हनले कहाँ है? लद्दाख में। लेह के पास सरस्वती पर्वत पर। कौन सा पर्वत पर? सरस्वती पर्वत पर। हनले में स्थित यह वेधशाला IAO ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रे दूरबीनों के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। लद्दाख में लेह के पास सरस्वती पर्वत पर हनले में एक वेधशाला तैयार किया जा रहा है। IAO ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रे दूरबीनों के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक माना जा रहा है इसको, हनले को। ये महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। यह 2001 में स्थापित किया गया था। कब बनाया गया था? 2001 में। हनले कब बनाया गया था? 2001 में, ये याद रखिए। और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा संचालित है। जो हनले जो ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, किसके द्वारा संचालित है? तो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु के द्वारा भौतिक संस्थान बेंगलुरु के द्वारा संचालित है। और यह वर्तमान में दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। दुनिया का 9वां ऊंचा सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप कौन सा है? 9वां स्थान पे हनले। कहाँ है? लद्दाख में, जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए अगला टॉपिक है रेस टू जीरो कैंपेन ग्लासगो शिखर सम्मेलन में। कहाँ? ग्लासगो शिखर सम्मेलन में। COP26 हुआ है ना ग्लासगो में। लगभग 120 देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के नियमों, जलवायु घटनाओं के अनुकूल तंत्र और नुकसान क्षति के लिए राष्ट्रों के मुआवजों पर आम सहमति व्यक्त की थी। रेस टू जीरो इसे हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। रेस टू जीरो जो है इसे हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। आगे पढ़िए। इस अभियान का उद्देश्य क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस के माध्यम से की गई प्रतिबद्धताओं को संहिताबद्ध करना है, जो मैड्रिड में पिछले साल COP25 से पहले लॉन्च किया गया था। समझिए, आगे बढ़िए। यह देशों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को संरचित शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित रेस टू जीरो अभियान में गैर राज्य
अभिनेताओं, कंपनियां, शहर क्षेत्र, वित्तीय और शैक्षणिक संस्थान को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने और एक स्वस्थ निष्पक्ष जीरो कार्बन विश्व प्रदान करने के लिए कठोर और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगला टॉपिक है नजला बोर्डेन रोमधाने। नजला बोर्डेन रोमधाने। नजला बोर्डेन रोमधाने 29 सितंबर 2021 को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नजला बोर्डेन रोमधाने का नाम याद रखिए, ट्यूनीशिया की है, ये महिला प्रधानमंत्री है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। प्रमुख बिंदु, राष्ट्रपति कैस सैयद के पदभार ग्रहण करने के 2 महीने के बाद, राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद, कहाँ के? ट्यूनीशिया के। आगे देखिए, 2 महीने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने और संसद को निलंबित करने के 2 महीने बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, रोमधाने जो प्रधानमंत्री बनी है, महिला प्रधानमंत्री प्रथम, ट्यूनीशिया में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर है। ये प्रोफेसर है। उनका जन्म 1958 में हुआ है। ट्यूनीशिया के केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था। ट्यूनीशिया के केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था रोमधाने का जन्म। बर्फ का स्तूप, एबरडीन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा हिमालय में जल संकट को हल करने के लिए एक कृत्रिम ग्लेशियर विकसित किया जा रहा है। बर्फ का स्तूप बनाया जा रहा है एबरडीन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा। कहाँ के वैज्ञानिक? एबरडीन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा हिमालय में जल संकट को हल करने के लिए, ठीक है, एक कृत्रिम ग्लेशियर विकसित किया जा रहा है। कृत्रिम बर्फ का स्तूप बनाया जा रहा है एबरडीन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा। किस लिए बनाया जा रहा है? तो हिमालय में जल की संकट की समस्या को दूर करने के लिए। देखिए आगे क्या है, कैसे दूर किया जाएगा संकट। प्रमुख बिंदु, हिमनदों, जिन्हें बर्फ के स्तूपों के रूप में जाना जाता है। हिमनद से क्या समझते हैं? तो बर्फ के स्तूप को क्या कहते हैं? हिमनद। बर्फ के स्तूप को क्या कहते हैं? हिमनद। का आविष्कार 2013 में इंजीनियर सोनम वांगचुक द्वारा किया गया था। बर्फ के स्तूपों का जो आविष्कार किया गया था, बनाया गया था, बर्फ के स्तूपों का जो डिज़ाइन यहाँ पे पेश किया गया था, वो 2013 में इंजीनियर सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया था। लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार वे अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं। लेकिन जो शोधकर्ता हैं वे बताते हैं कि वो अभी अपना प्रारंभिक अवस्था में है। स्तूप बसंत ऋतु में पिघला हुआ पानी छोड़ते हैं। ये जो स्तूप है, जो बसंत ऋतु आते हैं उसमें भी पिघला हुआ पानी छोड़ते हैं, तो पानी की समस्या नहीं बनेगी, जिसका उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। बसंत ऋतु में जब बर्फ़ बना रहेगा तो पानी कहाँ से निकलेगा, इसलिए यहाँ पे एक आविष्कार किया गया है, ये बर्फ़ के स्तूपों को बनाया जाना। और इसमें क्या होता है, बसंत ऋतु में भी पिघला हुआ पानी, यानी कि वहाँ से पानी मिल सकता है, और उस पानी का प्रयोग फसल में कर सकते हैं, फसल को उगाने के लिए कर सकते हैं, कृषि कार्य में कर सकते हैं। ठीक है, तो जल की समस्या हिमालय क्षेत्रों में बनी रहती है। इससे निजात पाने के लिए एक बर्फ़ के स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। 2013 में इंजीनियर सोनम वांगचुक ने तैयार किया था यह आविष्कार, लेकिन अभी भी ये प्रारंभिक अवस्था में है। यदि ये सफल हो जाता है तो फसल उगाने यानी कृषि कार्य में जल का स्रोत एक यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें उत्तरी भारत के लद्दाख में बनाया गया है। ये जो स्तूप है कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तरी भारत के लद्दाख में, जो दुनिया की सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। एबरडीन क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान समूह इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए काम कर रहा है, ताकि उनका अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। बेहलर कछुआ संरक्षण। हाल ही में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों को उनके विलुप्त होने की स्थिति से बाहर लाने हेतु
बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नाम याद रखिए, भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बिंदु। शैलेंद्र सिंह के कार्य को भारत में कछुओं की कुछ प्रजाति के वन उत्तरजीविता की आखिरी उम्मीद के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जैसे लाल किरीट शीर्ष वाला कछुआ, उत्तरी नदी टेरापिन, काला मृदु कवच कछुआ। आगे है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार के बारे में। वर्ष 2006 में स्थापित यह पुरस्कार कछुओं के संरक्षण एवं जैविक तथा चेलोनियन कंजर्वेशन एंड बायोलॉजी कम्युनिटी में नेतृत्व क्षमता को सम्मानित करने हेतु दिया जाने वाला एक प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे कछुआ संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। कछुआ संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है किसे? तो बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार कछुआ के क्षेत्र में कछुआ के संरक्षण के लिए दिया जाता है। किसे दिया गया? शैलेंद्र सिंह को। और इसे क्या कहते हैं? नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, तो अगला वीडियो में मिलते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे गुणवत्ता चक्र कार्यक्रम। गुणवत्ता चक्र कार्यक्रम। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप मुझे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। ओके बाय, थैंक यू।